हेलो और नमस्कार और आदाब तमाम दोस्तों को आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर से आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस के साथ। जब मैंने दारकारकों पर 12 भावों में वीडियो बनाया, उसके तुरंत बाद मुझे एक रिक्वेस्ट आई कि मैं ये भी करूं कि अलग अलग ग्रहों के दारकारक होने के बारे में बताऊं। आमतौर पर मैं उसी टॉपिक या उसी एरिया के बीच में थोड़ा टाइम लेता हूं, शायद कोई दूसरा टॉपिक ले आता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि लोग उसे पचाएं, उस पर मनन करें, हजम करें, सोचें, कुछ एनालिसिस करें और फिर वापस आएं। बहरहाल, चूंकि रिक्वेस्ट आ चुकी है और लोगों के जहन में ताज़ा होगी, तो मैंने सोचा कि चलो मैं ये वीडियो कर ही डालता हूं। आपको पता है, उस वीडियो के 2-4 दिन के अंदर। अब आमतौर पर मैं अपने टॉपिक कैसे चुनता हूं? जब मैं कोई वीडियो करता हूं, तो मैं टॉपिक इस आधार पर चुनता हूं कि मैंने अब तक जो कुछ भी किया है, उसका एक नेचुरल प्रोग्रेशन क्या है। वो किसी सीरीज का हिस्सा हो सकता है। अगर मैं कोई सीरीज कर रहा हूं, मिसाल के तौर पर अगर मैं ग्रहों की मैच्योरिटी कर रहा हूं, तो हर कुछ दिनों में मैं ग्रहों की मैच्योरिटी पर एक वीडियो डालूंगा। अगर मैं भावों में ग्रहों की सीरीज कर रहा हूं, तो हर कुछ दिनों में मैं एक वीडियो दूसरे के बाद डालूंगा। मसलन, पहली लॉट 12 भावों में, दूसरी लॉट 12 भावों में, वगैरह। अगर मैं राशियों और ग्रहों पर काम कर रहा हूं, तो भी मैं इसे एक सीरीज की तरह तब तक करूंगा जब तक सीरीज खत्म न हो जाए। मैं बीच बीच में अलग अलग टॉपिक डाल सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि पूरी सीरीज एक खास तरीके से पूरी करूं। तो ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका रिक्वेस्ट्स पर है। अगर मुझे कोई टॉपिक करने की रिक्वेस्ट आती है, तो मैं उसे उठा लेता हूं। लेकिन मैं एक टॉपिक के लिए तैयारी कैसे करता हूं? जब मैं एक टॉपिक चुन लेता हूं, तो मैं क्या करता हूं? अब ये कुछ इनपुट्स मैं दे रहा हूं या राज बता रहा हूं कि मैं टॉपिक कैसे चुनता हूं और उसकी तैयारी कैसे करता हूं। तो पहली बार जब मैं तय करता हूं कि ठीक है, मुझे इस टॉपिक पर वीडियो करनी है या अपना ज्ञान शेयर करना है, जो मैंने अपने गुरु से पाया है, अपनी पढ़ाई से पाया है, अपनी रिसर्च से पाया है, तो सबसे पहले मैं कागज पर पॉइंट्स लिखता हूं। मैं एक नोटपैड लेता हूं और उस पर बुलेट पॉइंट्स लिखता हूं और उसके बारे में सोचता हूं, और शायद कुछ पॉइंट्स को थोड़ा विस्तार से लिखता हूं। कुछ एनालिसिस के बारे में सोचता हूं जो मैंने की है, कुछ कुंडलियां जो मैंने देखी है, कुछ कुंडलियां जो मेरे जहन में आती हैं क्योंकि मैं कुछ प्लेसमेंट्स के बारे में सोच रहा होता हूं, और फिर शायद मैं वो उदाहरण रख देता हूं। तो जब मैं ऐसा कर लेता हूं, तो फिर मैं अपने उन सारे क्लाइंट्स के डाटाबेस में जाता हूं जो मेरे पास है। मेरे पास उनमें से लगभग ज्यादातर के रिकॉर्ड हैं, जो हजारों में है। तो मैं कोई 1-2 उठाऊंगा, और फिर मिसाल के तौर पर अगर मैं ये वीडियो दारकारकों पर कर रहा हूं, तो हर कुंडली में एक दारकारक होगा। तो अगर मैं ये वीडियो कर रहा हूं कुछ खास ग्रहों के दारकारक होने पर, तो मैं 15-20 कुंडलियां लेता हूं। खासकर वो कुंडलियां जिन्हें मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं, जो मेरे जहन में ताज़ा है। मैं उन लोगों को गहराई से जानता हूं। उनमें से कुछ मेरे दोस्त हो सकते हैं, कुछ फैमिली में भी हो सकते हैं। फिर मैं उनकी लाइफ देखता हूं क्योंकि मैं उनकी लाइफ बहुत अच्छी तरह जानता हूं। तो अगर मैं जानता हूं कि एक खास ग्रह दारकारक के रूप में आ रहा है, हर कुंडली में दारकारक होगा, उनकी लाइफ कैसी निकली है, उन्हें कैसे अनुभव हुए हैं जब एक्स दारकारक है, वाई दारकारक है, मतलब सूर्य दारकारक है तो उनकी लाइफ कैसी निकली है, चंद्रमा दारकारक है तो उनकी लाइफ कैसी निकली है। तो अपने नोट्स के अलावा मैं कोशिश करता हूं और देखता हूं और मुकाबला करता हूं। तो अगर मैं किसी व्यक्ति के लिए सूर्य के दारकारक होने के नोट्स बनाता हूं, तो फिर 4-5 कुंडलियों के बाद मुझे कोई और मिलता है जिसमें सूर्य दारकारक है, तो मैं उसके भी नोट्स बनाता हूं, और फिर मैं मुकाबला करूंगा। और आखिरकार मैं इस नतीजे पर पहुंचता हूं कि ये वो है जो मेरी पढ़ाई से, मेरे गुरुओं से, किताबों से, मेरी रिसर्च से और मेरे अनुभव से निकलता है। फिर जब मैं इस नतीजे पर पहुंच जाता हूं कि ठीक है, ये हैं वीडियो के पॉइंट्स, तो फिर लगभग बातें मेरे जहन में होती हैं, और फिर मैं एक्सटेम्पोर बोलता हूं। मुझे नोट्स देखने के बजाय एक्सटेम्पोर बोलना ज्यादा पसंद है। तो इस तरह मैं टॉपिक के लिए तैयारी करता हूं, कौन सा टॉपिक करना है और उसे कैसे कवर करना है। तो अब बात करते हैं विभिन्न ग्रहों के दारकारक होने पर। सबसे पहली बात, अलग अलग ग्रहों के दारकारक होने से दोनों तत्व आते हैं,
पॉजिटिव तत्व भी और नेगेटिव तत्व भी। और अगर एक खास ग्रह दारकारक तो है, लेकिन उसी कुंडली के लिए वही ग्रह मालिफिक भी है, तो जाहिर है कि वह इंसान के लिए चैलेंजेस भी पैदा करेगा। तो ये बात ध्यान रखना कि दारकारक, खासकर वो ग्रह जो आपकी कुंडली में आपका दारकारक है, चाहे वो कम्बस्ट हो, नीच का हो, और साथ ही अगर वो आपकी कुंडली के लिए मारक भी हो, तो वो उसी हिसाब से रिजल्ट्स देगा। तो चलिए टॉपिक में जंप करते हैं पहले डिस्क्लेमर के साथ। आमतौर पर क्या हम राहु या केतु को दारकारक या किसी भी करक के तौर पर लेना चाहिए? अब जब आप उन्हें किसी और करक की तरह लेने की कोशिश करते हैं, मिसाल के तौर पर अगर आप राहु को आत्माकारक लेना चाहते हैं, तो राहु और केतु की डिग्री एक ही होगी। तो आप किसे लेंगे, किसे नहीं लेंगे, इस पर पूरा कंसेंसस नहीं है। बहुत सारे लोग राहु और केतु को करक नहीं मानते। कुछ लोग राहु को करक मान सकते हैं और केतु को जाहिरी वजहों से नहीं मानते। तो मैं कोशिश करता हूं कि राहु या केतु को खासकर संवेदनशील रिश्तों के लिए दारकारक के तौर पर लेने से बचूं, बिल्कुल भी, या फिर केतु को अमात्यकारक के तौर पर भी नहीं। लेकिन जहां तक आत्माकारक की बात है, क्योंकि इसमें आत्मा शामिल है, तो राहु को आत्माकारक लेने से बचना ही बेहतर है। हो सकता है कि सिर्फ पढ़ाई के लिए आप इसे कुछ कुंडलियों में देख लें। तो चलिए दारकारक पर चलते हैं। दारकारक के बारे में भी मैं राहु और केतु को दारकारक नहीं लूंगा, लेकिन मैं बाकी के 7 ग्रहों को लूंगा। चलिए पहले ग्रह से शुरू करते हैं। पहला, सूर्य, सबसे भीतर का ग्रह या खगोलीय पिंड, भले ही ग्रह ना हो, तो सूर्य एक पेचीदा दारकारक है। क्योंकि सूर्य के साथ क्या होता है, सूर्य जवाबदेही तो लाता है, लेकिन लीडरशिप के साथ, और सूर्य राज करना पसंद करता है। लेकिन यहाँ क्योंकि आत्मा जुड़ी हुई है, बहुत सारी कार्मिक एनर्जी सूर्य के साथ बहती है। सूर्य आपके जीवन साथी के रूप में या इस भाव में होकर थोड़ा ज्यादा राज करना चाहता है, या रिश्ते में अथॉरिटी लेना चाहता है और रिश्ते में अधिक निर्देशात्मक होना चाहता है। तो वो शख्स हाँ या ना कहने का ज्यादा अख्तियार चाहेगा, और चाहेगा कि जीवन साथी के तौर पर आप उसकी बात से सहमत हों। ये एक पेचीदा प्लेसमेंट है, खास तौर पर जब सूर्य आपकी कुंडली में मारक बन जाए, क्योंकि तब ये अनावश्यक चुनौतियां खड़ी कर सकता है जहां कुछ नहीं होती। तो ये शख्सियत के फर्क ला सकता है, अहम के टकराव ला सकता है, और कभी कभी बहुत ही ज्यादा पीड़ित सूर्य, यानी नीच का हो या राहु केतु या दूसरे मारकों या मालिफिकों से पीड़ित, तो वो मेरी मर्जी या रास्ता छोड़ो वाली बात भी हो सकती है, या तुम मेरी कभी सुनते ही नहीं वाली बात। गुस्सा भी हो सकता है। लेकिन पक्का अहम या शख्सियत के फर्क आ सकते हैं, जहां कई दिन ऐसे भी हो सकते हैं कि दोनों एक दूसरे से बात न करें, कम्युनिकेशन कम हो। लेकिन जब सब ठीक चले तो सब रोशनी होती है, क्योंकि ये सूर्य है, चमक है, खुशी है, बहुत सा प्यार है, सब कुछ है। लेकिन जब उदास रात आती है तो बहुत ही मुश्किल हो जाती है, और कभी कभी जब आप जीवन साथी के रूप में मनाने की कोशिश भी करें, तो इतना सामान पहले से ही रिश्ते में आ चुका होता है कि पहुंचना मुश्किल हो जाता है, या ये कहना कि चलो बीती बातें बीती। क्योंकि कभी कभी आप बीती बातें भूलने को तैयार होते हैं, लेकिन दूसरा शख्स तैयार नहीं होगा, क्योंकि शख्सियत के मुद्दे होते हैं, और थोड़ा नार्सिसिज्म भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ सूर्य शामिल है। तो ये थोड़ा मुश्किल प्लेसमेंट है। हालांकि ये ऐसा प्लेसमेंट भी है जहां ऐसा व्यक्ति, खासकर अगर बेनिफिक्स सूर्य से जुड़े या संरेखित हो रहे हैं, तो बहुत महत्वाकांक्षी हो सकता है और जिंदगी में बहुत अच्छा करना चाहेगा। और अगर आपका जीवनसाथी कामकाजी व्यक्ति है, तो वो लाभ भी आकर्षित कर सकता है, एक लीडर के तौर पर अपने करियर में अच्छा कर सकता है, और अपने करियर में एक खास स्थान पाने के लिए कड़ी मेहनत कर सकता है। लेकिन इस महत्वाकांक्षा की वजह से कभी कभी शादी में भी, साथ में भी, रिश्ते में भी कभी कभी चुनौतियां आ सकती हैं, क्योंकि उस शख्स का ध्यान अपने करियर पर बहुत होता है और वो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की कोशिश करता है। वो किस मुकाम पर पहुंचना चाहता है, पदानुक्रम में ऊंचे पद पर पहुंचने की खास तौर पर, और इस वजह से कभी कभी टाइम इतना नहीं होता दोनों के बीच, आप दोनों एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते। लेकिन जब टाइम मिलता है तो वो शख्स कह सकता है कि तुम्हें रिश्ते में ज्यादा टाइम देने की जरूरत है, या तुम्हें ज्यादा फ्लेक्सिबल होने की जरूरत है,
जबकि मेरे पास इतने सारे काम हैं, मैं शायद नहीं दे पाऊंगा। तो कभी कभी घर्षण भी गलतफहमी, गलत संवाद, कभी कभी नार्सिसिज्म, कभी कभी अथॉरिटी लेने की चाह, कभी कभी कंट्रोल करने की कोशिश, राज करना और कभी कभी शख्सियत के फर्क की वजह से आ सकता है। तो इसके साथ सावधान रहना पड़ता है, क्योंकि खुशी के पल बहुत ही खुशनुमा हो सकते हैं, बहुत रोशन, शानदार यादें छोड़ सकते हैं, लेकिन जब चीजें गिरावट पर जाती हैं, तो वो सच में बहुत नीचे जा सकती है। और बेहतर है कि सूर्य का नीच होना, ग्रहण लगा होना या 2-3 ग्रहों से बुरी तरह पीड़ित होना, क्योंकि तब ये मतलब हो सकता है कि दारकारक की पीड़ा के कारण रिश्ता टूट जाता है और जोड़े में जुदाई हो जाती है, और कुछ मामलों में ये पूरी जुदाई भी हो सकती है। तो सूर्य दारकारक के साथ सावधान रहना पड़ता है, क्योंकि ये दोनों तरह से चल सकता है। आते हैं दूसरे ग्रह पर, जो है बुध। बुध एक अच्छा दारकारक है, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो एक खूबसूरत जीवन साथी चाहते हैं, खासकर छोटा दिखने वाला जीवन साथी, क्योंकि ये जीवन साथी या ये व्यक्ति, चाहे पुरुष हो या स्त्री, अपनी उम्र से छोटा दिख सकता है। वो लोग बहुत जवानी अपने अंदाज में लिए हो सकते हैं, मस्ती मिजाज हो सकते हैं, शायद बाहर जाना, लोगों से मिलना जुलना पसंद हो, और वो लोग भी जो अपने आप में एक लड़कों जैसा या लड़कियों जैसा अंदाज लाएं। तो ये लोग आपकी उम्मीद से एक पायदान नीचे काम कर सकते हैं, परिपक्वता के पायदान में। तो कभी कभी रिश्ते में वो घुसपैठ कर सकता है जहां आपको लगे कि ये इंसान उतना परिपक्व नहीं है जितना रिश्ते में होना चाहिए। ये इंसान बहुत बचकाना है, ये इंसान नहीं समझता, ये इंसान उतना परिपक्व नहीं है जितनी रिश्ते को जरूरत है। और इस इंसान का अंदाज या तो बहुत मस्ती करने वाला है और बाहर जाने वाला है, बाल खोले, मजे करे, पार्टी की जान बने और बहुत अच्छी चीजें करे, लोगों को बुलाए, बहुत सामाजिक हो। ये एक तरफ हो सकता है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि ये इंसान बहुत विश्लेषणात्मक है, बहुत शिकायत करने वाला है, बहुत कंट्रोल करने वाला है और बहुत सुधार करने वाला है। तो ये इंसान ऐसा भी हो सकता है जो हमेशा आपको सुधारे, हमेशा आपको बदलने की कोशिश करे, या हमेशा ये बताए कि मुझे ये पसंद नहीं, तुम ये क्यों करते हो, मैंने तुमसे कहा था ये मत करना, तुम फिर भी क्यों कर रहे हो, ये मुझे बहुत खिंचाता है, तुम ऐसा क्यों करते रहते हो, या ये बहुत रूखा है, या तुम ये और वो। ऐसा हो सकता है क्योंकि ये इंसान बुध की एनर्जी के कारण, विश्लेषणात्मक होने के साथ साथ अधिक परफेक्शनिस्ट होने के कारण एक बेहतर जीवन साथी चाहता है। एक परफेक्ट जीवन साथी, बिना अपने ऊपर इतना फोकस किए कि उनमें भी रिश्ते को निपटाने के तरीके में बहुत चुनौतियां हैं, जीवन साथी से पेश आने में, अपने साथी के साथ बर्ताव करने में। तो एक पेचीदा दारकारक है, लेकिन एक मजेदार दारकारक है, खूबसूरत युवा दारकारक है। ये उम्र से काफी छोटा काम करता है, तो रिश्ता भी उम्र से काफी लंबे समय तक जवान बना रहता है अगर आप इस परफेक्शनिस्ट अंदाज को मैनेज कर सकें, शिकायत करने वाले अंदाज को, सुधार करने वाले अंदाज को, विश्लेषणात्मक अंदाज को, और आपसे ज्यादा मांग करने को, और आप उसे ज्यादा जगह दे सकें, आप ठीक रह सकें और शायद खुद को थोड़ा सुधार सकें, और अधिक खुले दिल वाले, अधिक क्षमा करने वाले और अधिक लचीले हो सकें जो व्यक्ति की जरूरतें हैं। तो ये एक अच्छा दारकारक है। हालांकि अगर मालिफिक्स शामिल हो जाएं, तो ये इंसान दूसरी तरह का हो सकता है, बहुत ही ज्यादा शिकायत करने वाला और बहुत ही ज्यादा सुधार करने वाला, जहां आप रिश्ते से भागना चाहें क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा है। तो अगर बुध दारकारक में सकारात्मकता शामिल हो, तो ये बहुत अच्छी चीज हो सकती है। ये कारोबार के लिए, निवेशों में बहुत अच्छा करने के लिए और बहुत पैसा, धन आकर्षित करने के लिए बहुत अच्छी चीज हो सकती है। व्यक्ति का करियर पैसे से जुड़ा हो सकता है, आईटी से जुड़ा हो सकता है, और वो अपने करियर में बहुत अच्छा कर सकता है। जीवन के प्रति उसका अंदाज भी बहुत विश्लेषणात्मक, बहुत व्यावहारिक हो सकता है। हालांकि रिश्ते के मोर्चे पर ये सच में पेचीदा हो सकता है अगर बुध दारकारक हो। अब जब शुक्र दारकारक है, तो ये सबसे अच्छे दारकारकों में से एक हो सकता है भौतिक जीवन की तरफ से। अगर आप भी किसी ऐसे व्यक्ति हैं जिसे जीवन का भौतिक आनंद पसंद है, आपको भी बाहर जाना पसंद है,
आपको भी खाना पीना पसंद है। आपको अच्छे ब्रांड के कपड़े पहनना पसंद है। आपको अच्छा दिखना, खुद को संवारना पसंद है। आपको दोस्तों के साथ मिलना जुलना पसंद है। तो ये एक बहुत अच्छा दार कारक है, क्योंकि तब व्यक्ति आपके लाइफस्टाइल से मेल खाएगा, वो आपकी आकांक्षाओं से मेल खाएगा, और जो आप रिश्ते से ढूंढ रहे हैं। तो आप दोनों बहुत बाहर खाना खा सकते हैं। आप ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्हें खाने का शौक है, तो अच्छा खाना बनाना चाहते हैं। हो सकता है कि दोनों को खाना बनाना पसंद हो, लेकिन एक व्यक्ति खाना बनाने में ज्यादा नियंत्रण ले सकता है या दूसरे से ज्यादा सक्रिय भूमिका ले सकता है शुक्र दार कारक के साथ, क्योंकि उन्हें अच्छा जीवन पसंद है। वो आपकी हैसियत से ज्यादा खर्च भी कर सकते हैं। तो कभी कभी ऐसा जोड़ा जहां शुक्र दार कारक है, खासकर अगर दोनों का शुक्र दार कारक हो, या फिर चंद्रमा किसी एक का दार कारक हो और शुक्र दूसरे का दार कारक, तो ऐसा हो सकता है कि वो भी बहुत पैसा एक बहुत ही शानदार लाइफस्टाइल में, बाहर खाने में, लोगों को बुलाने में और अपने आप को बहुत अधिक भोग विलास में लगा दें। उनके घर बहुत अच्छे दिखने वाले होंगे, बहुत संवरे हुए, बहुत अच्छी तरह रखे हुए, घर में बहुत अच्छी चीजें, जीवन में खूबसूरत चीजें, बहुत सारी कलात्मक चीजें, वो भी हो सकती है। तो अच्छा जीवन निश्चित रूप से है, और जीवन साथी में एक कलात्मक रुझान भी हो सकता है। तो जीवन साथी में निश्चित रूप से एक क्षेत्र होगा जहां उन्हें कला में से किसी एक की बहुत लगाव या रुचि होगी। गाना, नाचना या प्रदर्शन कला का कोई क्षेत्र। जीवन के एक क्षेत्र में पक्का उनका कुछ लगाव होगा, या किसी चीज की तरफ रुख होगा, या मजबूत खिंचाव होगा। तो वो हमेशा उस तरफ जाने की कोशिश करेंगे, या वो आपको भी उस तरफ खींचना चाहेंगे। अगर कुछ नहीं तो बेहतर जीवन, अच्छी जीवन गुणवत्ता। ऐसे लोग अपने आप को संवारने पर भी बहुत समय और ध्यान लगा सकते हैं। उन्हें अच्छा दिखना पसंद होता है, तो आपके बाथरूम बहुत अच्छी महक वाले हो सकते हैं, बहुत अच्छे इत्र, अलमारियों में भी बहुत अच्छे इत्र। तो बेहतर जीवन, बेहतर गुणवत्ता हो सकती है। मुश्किल तब आती है जब शुक्र दारकारक होता है। तब क्या होता है कि जब शुक्र दारकारक होता है, तो आप 2 या 3 ब्रेकअप से गुजर सकते हैं, और ऐसे लोगों के साथ लंबी अवधि की प्रतिबद्ध रिश्ते में जीवन बसाना आसान नहीं होता। तो पहले कुछ रिश्ते कुछ महीनों से लेकर कुछ सालों तक छोटे हो सकते हैं, और मुश्किल से ही ऐसा होता है कि शुक्र दारकारक के साथ 25 या 30 साल का दौर एक ही व्यक्ति के साथ बीत जाए, खासकर अगर शुक्र बहुत ही ज्यादा पीड़ित हो। मिसाल के तौर पर राहु का शुक्र से जुड़ना, खासकर युति में, तो ये व्यक्ति अगर शादी में काफी खुशी नहीं है, तो शादी के बाहर सुकून तलाश सकता है, हर तरह से, भावनात्मक तरीकों से भी और शारीरिक तरीकों से भी। इसलिए नहीं कि वो करना चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि वो रिश्ते में काफी सहज महसूस नहीं करते, रिश्ते में काफी कद्र महसूस नहीं करते, रिश्ते में काफी वांछित महसूस नहीं करते, और इसलिए वो बाहर सुकून तलाशते हैं। वो बाहरी रास्ते देखना चाहते हैं, वो लाड़ प्यार पाने के लिए, शायद दुलार या भावनात्मक सहारा। तो शुक्र दारकारक के साथ ये दोनों तरफ बहुत ही जोरदार ढंग से चल सकता है, शानदार तरीके से, बहुत खूबसूरत जीवन, बहुत समृद्ध जीवन, बहुत ही मजेदार, आनंददायक जीवन, या बहुत ही चुनौतीपूर्ण जीवन जहां बहुत सारे ब्रेकअप होते हैं। हालांकि बीच में बहुत प्यार, स्नेह और अच्छे जीवन के दौर भी हो सकते हैं। तो शुक्र दारकारक है, तो एक को सावधान रहने की जरूरत है कि वो रिश्ते को कैसे निभाते हैं। अब अगर आपके पास चंद्रमा दारकारक है, चंद्रमा दारकारक का मतलब है कि ये व्यक्ति बहुत स्नेह वाला हो सकता है, बहुत देखभाल करने वाला, बहुत आपके लिए और आपको बहुत लाड़ प्यार भी कर सकता है, आपकी देखभाल कर सकता है और अतिरिक्त लाड़ प्यार ला सकता है। तो ये व्यक्ति आपकी देखभाल करता है, हमेशा आपकी देखभाल में लगा रहता है, आपको संभालता रहता है, आपका सहारा बनना चाहता है, आपका ख्याल रखना चाहता है। ये नहीं चाहता कि आप किसी मुसीबत में पड़े, और सहारा भी दे सकता है। कभी कभी सलाह बिना मांगे भी हो सकती है। आप पूरी तरह से अपना काम खुद संभालने में सक्षम हो सकते हैं, अपने मामले खुद निपटा सकते हैं, फिर भी वो आपको सलाह देने से नहीं रुकेगा और कहेगा, ठीक है, तुम ये क्यों नहीं करते, वो क्यों नहीं करते। लेकिन जब आप नहीं सुनते, तो वो कहता है, तुम मेरी कभी सुनते ही नहीं, मैं तुमसे ये कहता रहता हूँ।
तुम्हारी वजह से ये गलत हुआ, तुम्हारी वजह से वो नुकसान हुआ, तुम्हारी वजह से ये रिश्ता बिगड़ गया या वो रिश्ता खराब हो गया, तुम्हारी वजह से हमारा ये रिश्तेदार हमसे बात नहीं करता, जीवन में अच्छा नहीं हो रहा है। तो फिर वो व्यक्ति थोड़ा मात्रवत हो जाता है कि तुम मेरी नहीं सुनते, या मात्रवत से ज्यादा पितृवत, तुम मेरी नहीं सुनते और तुम मेरी बात से सहमत नहीं होते और तुम मुझे कभी समझते ही नहीं। तो वो सोच सकता है कि रिश्ते में सहानुभूति नहीं है, हालांकि व्यक्ति ने बहुत कुछ दिया है। और इसकी वजह से कभी कभी ऐसा होता है कि अगर भरोसा कम हो, प्यार कम हो, तो व्यक्ति ये महसूस कर सकता है कि दूसरे व्यक्ति ने आपको ज्यादा दिया है। दारकारक यानी जीवन साथी ने रिश्ते में बहुत दिया है और बदले में काफी वापस नहीं पाया है। और धीरे धीरे समय के साथ प्यार, घनिष्ठता और एक दूसरे के लिए भावनाएं धीरे धीरे कम हो सकती हैं, इतनी कि व्यक्ति पूरी तरह से मुंह फिरा सकता है, रूठ सकता है, आपसे बात नहीं कर सकता है और बहुत भावनात्मक उतार चढ़ाव भी झेल सकता है। तो शुरुआती दौर में अगर बहुत अधिक भावनात्मक उथल पुथल हो रही है समय समय पर और फिर भी आप कुछ नहीं करते, तो रिश्ता और ठंडा होता जाता है और एक दिन बिल्कुल रिश्ता ही नहीं रहता। और इसलिए मैं बहुत सारे ऐसे जोड़ों को जानता हूं जिनका रिश्ता पूरी तरह से खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी कुछ समय तक साथ काम करते हैं और फिर अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। तो ऐसा भी होता है। इसलिए बहुत सावधानी से काम लेना पड़ता है जब आप किसी ऐसे व्यक्ति या दारकारक के साथ हैं जिसकी कुंडली में चंद्रमा सबसे नीचे डिग्री वाला ग्रह है, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा पितृवत अंदाज है, निश्चित रूप से एक बहुत देखभाल करने वाला, सहानुभूतिपूर्ण, समझदार अंदाज। लेकिन इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ये व्यक्ति थोड़ा और नागंग भी हो सकता है और ज्यादा चिपकू भी हो सकता है। तो वो जानना चाहेगा कि आपकी जिंदगी में क्या हो रहा है, आप किससे मिल रहे हैं, किसके साथ बाहर जा रहे हैं। तो ज्यादा जानकारी चाहने के कारण थोड़ा जासूसी अंदाज भी हो सकता है और इसलिए आपको भरोसे के बहुत सारे दरवाजे खुले रखने पड़ेंगे और एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानना होगा। अगर भरोसा बहुत बहुत मजबूत है, अगर सहानुभूति बहुत बहुत मजबूत है, अगर समझ बहुत बहुत मजबूत है, तो चंद्रमा को दारकारक रखना एक जबरदस्त चीज है। लेकिन अगर मालिफिक्स शामिल हो जाए, चंद्रमा नीच का हो जाए, चंद्रमा कंबस्ट हो जाए या दूसरे ग्रहों से पीड़ित हो जाए, तो ये सबसे कठिन दारकारकों में से एक हो सकता है। मैंने लोगों को डिप्रेशन, टूटन के दौरों से गुजरते देखा है, साइकेट्रिस्ट के पास जाते, क्लिनिकों में जाते, अस्पताल में भर्ती होते, रिश्ते में बाहर वालों का हस्तक्षेप होता है, जोड़े को सलाह देने या उन्हें साथ लाने की कोशिश करने के लिए सब कुछ तबाह हो जाता है अगर चंद्रमा दारकारक को ठीक से न संभाला जाए। तो अगर आप किसी ऐसे रिश्ते में हैं जहां चंद्रमा आपका दारकारक है और चंद्रमा पीड़ित है, तो बहुत ही ज्यादा सावधान रहें और भरोसे के दरवाजे खुले रखें और प्यार और देखभाल ज्यादा दिखाएं, ज्यादा दें और फिर देखें कि आपको कैसे वापस मिलता है। यदि मंगल आपका दारकारक है तो ये एक अच्छा दारकारक हो सकता है जब तक दोनों एक दूसरे की स्किन में बहुत सहज हो, यानी आप अपने आप से बहुत ही ज्यादा निश्चिंत हो, दूसरा व्यक्ति भी निश्चित रूप से अपने आप से बहुत निश्चिंत होगा, तब रिश्ता बेहतरीन हो सकता है। वजह यह है कि व्यक्ति बहुत प्रेरित हो सकता है, उसमें बहुत दृढ़ इच्छा शक्ति होती है, इसलिए उसमें रिश्ते में बने रहने की इच्छा शक्ति और प्रेरणा भी काफी होगी। तो ये एक लंबे समय तक चलने वाला रिश्ता हो सकता है, क्योंकि व्यक्ति सोचता है कि ये रिश्ता रखने लायक है और मैं इससे बाहर नहीं निकलना चाहता। थोड़ी सी भी परेशानी में या बड़ी परेशानी में भी व्यक्ति चलते रहना चाहता है और क्योंकि वो प्रेरित है, उसमें बहुत इच्छा शक्ति है और बहुत केंद्रित है, तो उसका फोकस न सिर्फ अपने करियर पर बल्कि अपनी शादी पर भी होता है और इसलिए वो आपके साथ ज्यादा समय बिताना चाहेगा, आपके साथ छुट्टियों पर जाना चाहेगा। एक दूसरे के लिए समय निकालना एक लक्ष्य बना सकता है और इसलिए काम से समय निकाल सकता है, अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकाल सकता है आपके साथ वक्त बिताने के लिए, बहुत लक्ष्योन्मुख होने के बावजूद। हालांकि अगर रिश्ते में वो प्यार, वो स्नेह और सहानुभूति की कमी हो, तो वो अपना अधिक समय अपने करियर में या किसी और मामले में लगाना शुरू कर सकते हैं, बेवफाई नहीं। मिसाल के तौर पर बच्चों के साथ अधिक समय बिताना,
किसी भी चीज में अधिक समय बिताना, जैसे शौक या कोई कार्य या संगीत सीखने में लिप्त होना या कोई शौक। लेकिन निश्चित रूप से धीरे धीरे रिश्ता बिना पता लगे ही फिसल जाएगा। तो अगर भरोसा बहुत ही ज्यादा है और अगर आप एक दूसरे के साथ समय बिताने और एक दूसरे से संबंध बनाने में सक्षम है, यहाँ धैर्य रखते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा रिश्ता हो सकता है। अगर ये रिश्ता सुनने, ध्यान देने और समझने की कोशिश करने के बारे में अधिक है, न कि छोटी छोटी मीठी बातें बाद में आएंगी, लेकिन ध्यान देना बहुत बहुत अहम है। आपका फोकस यहाँ बहुत अहम है और एक दूसरे को प्राथमिकता देना बहुत अहम है। अगर व्यक्ति ये महसूस करता है कि वो आपकी प्राथमिकता नहीं है, आपके जीवन का कोई महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं है, तो वो भी नहीं चाहेगा, चाहने के बावजूद स्वाभाविक नहीं लगेगा आपको प्राथमिकता के तौर पर देखे। साथ ही वो आपको जीवन साथी के तौर पर बहुत प्राथमिकता देते हैं। हालांकि आपको भी ये जानना होगा कि रिश्ते के उतार चढ़ावों को कैसे संभालना है। रिश्ते में कुछ अस्थिरता भी हो सकती है, अचानक उतार चढ़ाव, लेकिन अगर आप इसे अच्छी तरह से संभाल लें तो ये बहुत ही ठोस होता है। अगर आप इसे फिसलने दें तो ये बहुत आक्रामक हो सकता है और इससे अपमानजनक रिश्ते भी निकल सकते हैं। अगर मंगल बुरी तरह पीड़ित हो जाए तो तेज मिजाजी, बहुत ही ज्यादा चंचलता, बहुत सी चिंता, निराशा, ब्लड प्रेशर और टूटन भी साथ आ सकते हैं आक्रामकता के साथ। आक्रामकता हमेशा हिंसा नहीं होती, लेकिन ये पैसिव आग्रेशन हो सकती है। एक दूसरे से बात न करना, ये नहीं दिखाना कि हम एक दूसरे की परवाह करते हैं, एक दूसरे को समय न देना, एक दूसरे पर ध्यान न देना, ये भी पैसिव आग्रेशन हो सकती है जो व्यक्ति कर सकता है। एक अच्छा दारकारक है जब तक आप एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे की कद्र करते हैं, एक दूसरे को बहुत प्राथमिकता देते हैं, एक दूसरे को अपना लक्ष्य बनाते हैं। ये एक शानदार दारकारक है जब मंगल आपका दारकारक हो। अगर बृहस्पति आपका दारकारक है तो ये एक बहुत बहुत अच्छा दारकारक हो सकता है जब तक आप ये जानते हैं कि आप दूसरे व्यक्ति की बहुत समझ के साथ रिश्ते को कैसे संभाल सकते हैं। यानी दूसरे व्यक्ति के बारे में आप जितनी ज्यादा जानकारी रखें उतना बेहतर। अगर आप अपने जीवनसाथी को अच्छी तरह से नहीं समझते, अगर आपने अपने जीवनसाथी को जानने में निवेश नहीं किया है, तो आपके लिए बेहतर होगा कि तो चुनौती हो सकती है, क्योंकि बृहस्पति बहुत बड़ा दिल भी लाता है। लेकिन बड़ा दिल रखने के लिए आपको ये जानना होगा कि आपको कहाँ बड़ा दिल रखना है। तो आमतौर पर जिन लोगों का बृहस्पति दारकारक होता है, उनका जीवन साथी भी बहुत बड़े दिल वाला हो सकता है, लेकिन जीवन साथी ये भी उम्मीद करेगा कि आप बहुत बड़े दिल वाले हो, बहुत बहुत माफ करने वाले हो। ऐसे व्यक्ति हों जो जीवन साथी पर पैसा खर्च करें, अपने दोस्तों के साथ बड़े दिल वाले हों, अपने परिवार वालों के साथ बड़े दिल वाले हों, उनके साथ समय बिताएं, उन्हें समय देने को तैयार हों, उनका सम्मान करने को तैयार हों, उन्हें नाम न पुकारें, ये भी जीवन साथी उम्मीद करेगा। तो दूसरा व्यक्ति बहुत बड़ा दिल वाला हो सकता है, लेकिन तभी जब आप भी योगदान देने में सक्षम हो, नहीं तो निश्चित रूप से चुनौती है। दूसरी बात, ये रिश्ता स्थिर होने के लिए एक समझदारी भरे दृष्टिकोण की मांग करता है, यानी आपको अधिक माफ करने, अधिक जगह देने में सक्षम होना होगा और शायद रिश्ते में थोड़ा कम पाना होगा। तो अगर आपका रिश्ते में वो समझदार दृष्टिकोण है तो रिश्ता बेहतरीन चलता है। अगर आप ऐसे व्यक्ति के साथ जिसका ऐसा दारकारक है, बराबरी वाला रिश्ता ढूंढ रहे हैं जहां आपको लगे मैं इतना करता हूं तो तुम्हें भी उतना ही करना होगा या उससे थोड़ा ज्यादा, तो चुनौती है। या अगर आप कहते हैं कि ठीक है, मैं 60% करूंगा, तुम 40% करो, थोड़ा ज्यादा मैं तुम्हारे लिए करूंगा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं क्योंकि हम बराबर हैं, मैं समानता में विश्वास करता हूं, तो ये चुनौती में बदल सकता है। ये एक ऐसा रिश्ता है जो बहुत समृद्धि को आकर्षित कर सकता है, बहुत अच्छाई को आकर्षित कर सकता है, लेकिन ये समय के साथ होता है। रिश्ता जितना मजबूत होगा, रिश्ता उतना ही मजबूत बढ़ेगा और उतनी ही मजबूत समृद्धि आएगी और दोनों का विकास भी उतना ही मजबूत होगा। यहाँ आप पाएंगे कि दोनों के कभी कभी बराबर या समानांतर कार्य भी होते हैं और समानांतर विकास भी। अगर एक को 1-2 साल के भीतर विकास मिलता है तो दूसरे को भी विकास मिलेगा।
अगर एक किसी चुनौती से गुजरता है तो कुछ महीनों या अधिकतम 1 साल के भीतर दूसरा व्यक्ति भी कोई न कोई चुनौती से गुजरेगा। क्योंकि बृहस्पति का गुरुत्व सबसे अधिक है, इसलिए वो रिश्ते में एक दूसरे की पूरक संतुलनकारी क्रिया के रूप में चुनौतियों को या समृद्धि को आकर्षित करेगा। इसका मतलब अच्छी संतान भी हो सकती है। ऐसे बच्चे जो रिश्ते में माता पिता जो चुनौतियां लाते हैं उनसे निपटने में सक्षम हो। बच्चे बहुत समझदार हो सकते हैं, बच्चे बहुत बुद्धिमान हो सकते हैं, बच्चे शिक्षा पर भी बहुत ध्यान दे सकते हैं और जीवन में ऊंचा उठ सकते हैं, लेकिन इसके लिए रिश्ता बहुत बहुत स्थिर होना चाहिए, चट्टान की तरह स्थिर। बच्चों के भी समृद्ध होने के लिए रिश्ते में अच्छा लाभ आता है। दोनों साथी बहुत उच्च योग्य लोग हो सकते हैं, या कम से कम एक साथी निश्चित रूप से बहुत बहुत उच्च योग्य होगा या उसके पास अपने क्षेत्र में बहुत सारे सर्टिफिकेशन होंगे और उस सर्टिफिकेशन का उपयोग अपने करियर में विकास के लिए, अपने जीवन में विकास के लिए एक कदम के रूप में करता है। तो एक अच्छा दारकारक है जब तक आप समझदार हैं, जब तक आप बड़े दिल वाले हैं और जब तक आप अधिक देने को तैयार हैं, तब आप देखेंगे कि आपको कैसे वापस मिलता है, न केवल जीवन साथी से बल्कि राशि चक्र से भी। अगर बृहस्पति दारकारक है, अगर शनि आपका दारकारक है, तो ये रिश्ते के प्रति एक बहुत बहुत व्यवहारिक दृष्टिकोण हो सकता है। व्यक्ति रिश्ते में आपके साथी के रूप में बहुत ही व्यवहारिक होगा। वो आपकी पसंद नापसंद पर बहुत ध्यान देगा और आपको समायोजित करने की कोशिश करेगा। हालांकि क्योंकि ये एक व्यवहारिक रिश्ता है, ये लेन देन भी है, जहां व्यक्ति महसूस करता है कि अगर तुम मुझे समायोजित करोगे तो मैं भी तुम्हें समायोजित करूंगा। अगर तुम मुझे समायोजित करने को तैयार नहीं हो तो मैं क्यों अपने रास्ते से हटकर तुम्हें समायोजित करूं? व्यक्ति शुरू में जीवन में, कम से कम रिश्ते के शुरू में, आपके पास आने का एक अधिक विनम्र तरीका होगा। वो आपके लिए अच्छा करना चाहेगा, आपको अधिक प्यार और स्नेह दिखा सकता है, अधिक देने वाला हो सकता है, जैसा कि शनि शुरू में होता है। हालांकि अगर यह वापस नहीं किया जाता है या वे महसूस करते हैं कि उनके साथ वापसी नहीं हुई है, तो क्या होता है उन लोगों के साथ जो सामाजिक सीढ़ी के ठीक नीचे हैं? अगर आप उन्हें बहुत सम्मान देते हैं, जब वे खुश महसूस करते हैं तो वे वांछित और मूल्यवान भी महसूस करते हैं। इसी तरह शनि को दारकारक रखने वाला व्यक्ति भी पाएगा कि अगर आप उन्हें महत्व दिखाएं, अगर आप उन्हें कद्र दिखाएं, अगर आप उन्हें सम्मान दिखाएं, तो वे उसे प्यार और स्नेह से ज्यादा कद्र देते हैं। आपको उन्हें सम्मान दिखाना चाहिए और उनके साथ अपने सम्मान में बराबरी का व्यवहार करना चाहिए। वे प्यार भी देखते हैं। अगर वे महसूस करते हैं कि आप बहुत प्यार और स्नेह दिखाते हैं, लेकिन आप उनका सम्मान नहीं करते, आप उन्हें महत्व नहीं देते, तो प्यार भी उन्हें उचित या उनके लिए पर्याप्त मूल्यवान नहीं लगता। ऐसा रिश्ता अधिक लंबे समय तक चलने वाला हो सकता है क्योंकि दोनों साथी शादी के प्रति, मिलन के प्रति एक बहुत व्यवहारिक दृष्टिकोण रख सकते हैं, खासकर अगर दोनों के दारकारक शनि हों। हालांकि अगर दारकारक संघर्ष कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर अगर एक दारकारक सूर्य है और दूसरे का दारकारक शनि है, तो निश्चित रूप से कुछ दुश्मनी आ सकती है। ऐसा व्यक्ति रिश्ते को स्थिर रखने के दृष्टिकोण में बहुत समझदार होगा, अधिक अनुशासित होगा, जन्मदिन याद रख सकता है, घटनाएं याद रख सकता है, लेकिन वो उन चीजों को भी याद रखेगा जो आप दोनों के बीच अच्छी नहीं रही है। तो ऐसा व्यक्ति घटनाओं को याद रखेगा और फिर बहस के समय उन्हें उठाएगा, कहकर उस बार तुमने ये कहा था, उस बार तुमने ये किया था, मैंने ये नहीं किया, लेकिन तुम फिर से उस पर आ गए। तो ऐसी चीज आ सकती है। तो ये कठिन बात है क्योंकि शनि एक कार्मिक समानता देने वाला है, ये आपको चुकता भी कराता है। तो ऐसा व्यक्ति आपको रिश्ते में चुकता करा सकता है यदि आप मानक पर खरे नहीं उतरते हैं। वो आपको जवाब में उतना मूल्य नहीं दे सकता है जैसे आपने किया। वो आप तक नहीं पहुंच सकता है, आपको माफ नहीं कर सकता है, आपसे सॉरी नहीं कह सकता है, आपसे माफी नहीं मांग सकता है, चाहे वो खुद गलत भी हुआ हो। अगर वे ये महसूस नहीं करते कि आप उन्हें महत्व देते हैं और आप उनका सम्मान करते हैं। तो सम्मान, स्थिरता, प्रतिबद्धता, मजबूत वफादारी, मजबूत प्रतिबद्धता,
ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें वे रिश्ते को मजबूत करने के लिए देख रहे हैं। अगर शनि दारकारक है तो यह एक बहुत लंबा स्थिर रिश्ता हो सकता है जब तक शादी के प्रति व्यवहारिक दृष्टिकोण हो, प्यार और स्नेह के प्रति भी व्यवहारिक दृष्टिकोण हो। हालांकि अगर मालिफिक्स शामिल है तो ये सबसे दंड देने वाले दारकारकों में से एक हो सकता है। ये बहुत सारी चुनौतियां, उतार चढ़ाव हो सकते हैं बिना ये जाने कि किस तरफ से चीजें आ रही हैं। चुनौतियां हो सकती हैं खासकर शनि की दशाओं में, शनि के बुरे ट्रांजिट में, साढ़े साती में। ऐसे लोगों को सच में बहुत कठिन समय आ सकता है क्योंकि दारकारक भी शनि है, तो आपके सबसे बुरे समय में दारकारक भी आपको अधिक परेशानी देता है। तो आपको लगता है मैं पहले से ही काम पर यह परेशानी झेल रहा हूं, मैं पहले से ही अपने वित्तीय मामलों में ये समस्या झेल रहा हूं, और मेरा जीवन साथी या मेरी बेहतर आधी भी मुझे ये परेशानियां दे रही है। इसलिए अगर शनि आपका दारकारक है तो आपको बहुत धैर्य रखना होगा, आपको अधिक जगह देनी होगी, अपने रिश्ते में दृढ़ रहना होगा, बहुत कद्र देनी होगी, बहुत सम्मान देना होगा। तब आप देखेंगे कि धीरे लेकिन स्थिर रहकर दौड़ जीतते हैं। एक बहुत स्थिर रिश्ता, एक बहुत व्यवहारिक रिश्ता, एक बहुत समर्पित रिश्ता यदि शनि आपका दारकारक है। तो दोस्तों, कृपया देखिए कि आपका दारकारक कौन सा ग्रह है, लेकिन ये भी देखिए कि दारकारक मैचिंग एनर्जी है या नहीं, या एक दूसरे को पूरक करने वाली एनर्जी है या नहीं। वरना अगर दारकारक एक दूसरे के पूरक या संतुलित नहीं है, और यदि आप एनर्जी के सच्चे नहीं है, तो ये अधिक नुकसान करने वाला हो सकता है न कि अधिक समृद्ध करने वाला। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आप मेरे साथ एक व्यक्तिगत परामर्श की तलाश में हैं, तो कृपया नीचे दिए गए लिंक के जरिए मुझसे संपर्क करें। कृपया मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, और किसी और समय किसी और वीडियो के साथ ये आपका दोस्त और गाइड इरफान साइन करता है। नमस्कार।